रिप्रेजेंटेशन ऑफ ऑलमोस्ट कंप्लीट बाइनरी ट्री और कंप्लीट बाइनरी ट्री। ठीक, रिप्रेजेंटेशन किसका है? ऑलमोस्ट कंप्लीट बाइनरी ट्री और कंप्लीट बाइनरी ट्री। कंप्लीट बाइनरी ट्री का हम लोग देखना चाह रहे हैं। ठीक, क्यों? क्योंकि हीप ऐसा ही कुछ होता है। लेकिन इससे पहले हम लोग देखेंगे क्या कि बाइनरी ट्री को ही कैसे रिप्रेजेंट करते हैं, वही देख लेते हैं। जैसे बाइनरी ट्री को रिप्रेजेंट करते होंगे वैसे ही ऑलमोस्ट कंप्लीट या फिर कंप्लीट को भी रिप्रेजेंट करेंगे, यही होगा ना। जैसे बाइनरी ट्री है, बाइनरी ट्री का डोमेन इतना है, इसके अंदर ही तो एक छोटा डोमेन में ऑलमोस्ट कंप्लीट और कंप्लीट लाई कर रहा है। तो इस बाइनरी ट्री का जो रिप्रेजेंटेशन होगा सेम वैसा ही रिप्रेजेंटेशन इसका भी होगा। जो इसका स्पेशलिटी है कुछ, वह स्पेशलिटी वहां भी कॉपी हो जाएगा। समझ रहे हो बात को? मतलब कि हम लोग देखेंगे क्या कि बाइनरी ट्री का रिप्रेजेंटेशन किस तरीके से हम लोग कर सकते हैं। मेनली हम लोग को देखना है इसके लिए, लेकिन ओवरऑल बाइनरी ट्री का ही हम लोग देख लेते हैं। यहां पर लिख लेते हैं क्या, बाइनरी ट्री। बाइनरी ट्री का रिप्रेजेंटेशन देखेंगे। दो तरीके से रिप्रेजेंट करते हैं बाइनरी ट्री को। मेमोरी में दो तरीका है बाइनरी ट्री को रिप्रेजेंट करने का। क्या क्या है भाई? तो फर्स्ट क्या है? फर्स्ट में है एरे रिप्रेजेंटेशन। एरे रिप्रेजेंटेशन, एरे के फॉर्म में रिप्रेजेंट करते हैं। बाइनरी ट्री को एरे के फॉर्म में रिप्रेजेंट करते हैं। कैसे करते हैं देखेंगे अभी आने वाले टाइम में हम लोग, अभी जानो करते हैं। सेकंड और क्या करते हैं, एक और भी तरीका है, उसको बोलते हैं लिंक्ड लिस्ट। लिंक लिस्ट रिप्रेजेंटेशन, मतलब कि एरे और लिंक लिस्ट से हम लोग बाइनरी ट्री को मेमोरी में रिप्रेजेंट करते हैं। मेमोरी में जो स्ट्रक्चर होगा बाइनरी ट्री के बारे में, या फिर ऑलमोस्ट कंप्लीट बाइनरी ट्री बोलो, कंप्लीट बाइनरी ट्री बोलो, तो बाइनरी ट्री के बारे में जो स्ट्रक्चर होगा जो मेमोरी में किस तरीके का होगा, तो या तो एरे के फॉर्मेट में होगा, या फिर लिंक लिस्ट के फॉर्मेट में होगा। तो बोलो एरे तो हम लोग को पता है, एरे में क्या होता है, इक्वल साइज का ब्लॉक होता है, सब ब्लॉक का एक नंबरिंग रहता है, सीरियल ऑर्डर रहता है, बस वही है और कुछ नहीं है। ट्री को एरे के फॉर्म में स्टोर करना है और कुछ है ही नहीं। तो ट्री को स्टोर करके देखते हैं। पहला टेक्निक क्या है? पहला टेक्निक एरे है ना। तो एरे के फॉर्मेट में हम लोग स्टोर करके देखते हैं। तो एक बाइनरी ट्री बनाते हैं। क्या भाई? ए बी सी डी ई एफ, बस इतना ही मान लो बनाते हैं। बाइनरी ट्री है, ये भी है बाइनरी ट्री, ये ऑलमोस्ट कंप्लीट भी है, कंप्लीट नहीं है लेकिन ऑलमोस्ट कंप्लीट है। यहाँ बाइनरी ट्री के बारे में ही देख रहे हैं हम लोग। ठीक, इसका एरे रिप्रेजेंटेशन कैसा होगा? इसका एरे देखो कैसा बनेगा, एरे का स्ट्रक्चर देखो कैसा बनेगा, कुछ इस तरीके का होगा। क्या सबसे पहले क्या आएगा? सबसे पहले रूट आएगा। सबसे पहले आया रूट, ए आया। यहां पर क्या आया? रूट आया सबसे पहले। उसके बाद क्या आएगा? इस रूट का चाइल्ड आएगा दोनों, इस रूट का दोनों चाइल्ड आएगा इसके बाद में। तो पहले बी आएगा या पहले सी आएगा, दो चाइल्ड है, पहले बी भी आ सकता है पहले सी भी आ सकता है, दो चांसेज है। तो जान लो पहले लेफ्ट को लेना है फिर राइट में जाना है, पहले लेफ्ट को लेना है फिर राइट में जाना है, यही याद रखना है। ठीक, पहले रूट को लेंगे, उसके बाद इसके जब चाइल्ड का बारी आएगा तो पहले लेफ्ट चाइल्ड को लेंगे, उसके बाद राइट चाइल्ड को लेंगे। तो लेफ्ट में क्या है? लेफ्ट में बी है, राइट में क्या है? राइट में क्या है? सी है। बी और सी ले लिए, ए भी कंप्लीट हो गया, ए और ए भी बना लिए।
अब क्या लेंगे भाई, इसके आगे के लेवल में और भी एलिमेंट्स है, तो क्या करेंगे, सबसे पहले यहां पर बी लिए है ना, इस लेवल में सबसे पहले कौन सा लिए हैं, बी लिए हैं, बी नोड को लिए है ना, तो पहले बी के चाइल्ड को यहां लिखेंगे, उसके बाद बी का चाइल्ड जब सब लिख लेंगे तब सी के चाइल्ड को लिखेंगे। बी का चाइल्ड क्या क्या है, बी का चाइल्ड क्या है, डी है और ई है, तो बी के चाइल्ड को यहां लिखेंगे क्या, डी, उसके बाद ई लिख दिए, बी के चाइल्ड को लिख लिए, डी और ई, ये भी कंप्लीट हो गया, ये भी कंप्लीट हो गया। तब जाकर बी के बाद सी में जाएंगे, सी के चाइल्ड को लिखेंगे, सी का चाइल्ड क्या है, एफ है, तो सी का चाइल्ड को, एफ को यहां पर लिखेंगे। यही हो गया बाइनरी ट्री। ये है क्या, ये है बाइनरी ट्री है, इसका रिप्रेजेंटेशन हो गया एरे के फॉर्मेट में। इसी का बात हम लोग कर रहे हैं रिप्रेजेंटेशन में, कि ये बाइनरी ट्री है, इससे हम एक एरे बना लिए। अब नंबरिंग कर लेते हैं इसके नोड को, क्या है, ये मान लो 1 है पोजीशन, ये 2 है, ये 3 है, ये 4 है, ये 5 है, ये 6 है। टोटल नोड्स कितना है, देखो 1 2 3 4 5 6 नोड्स है, 6 ब्लॉक लगा है हम लोग को एरे में, स्टोर कर लिए ना, कोई टफ है क्या, आसान है। अब एक और क्वेश्चन देखते हैं, ठीक, ये देख लिए, एक और क्वेश्चन देखते हैं, एक और क्वेश्चन देखते हैं सेम ऐसा ही। एक क्वेश्चन में क्या देखते हैं, यहां पर देखते हैं क्या है, ए बी सी डी, बस इतना ही है, बस इतना ही है। अब इसको एरे के फॉर्मेट में, जैसे ये वाले ट्री को रिप्रेजेंट किए थे इसको एरे के फॉर्मेट में, वैसे ही यहां पर इसको एरे के फॉर्मेट में लिखना है। तो कैसे लिखेंगे, हम लोग लिखेंगे क्या, क्या करेंगे, एक एरे पहले बनाए, एक एरे बनाए, सबसे पहले क्या लिखेंगे, सबसे पहले रूट को लिखे, सबसे पहले रूट को, रूट क्या है, ए है, ए लिखे, उसके बाद क्या लिखे, उसके बाद बी लिखे, इसका चाइल्ड दोनों है, दो चाइल्ड में सबसे पहले किसका लिखना है, लेफ्ट चाइल्ड का लिखना है, सबसे पहले लेफ्ट चाइल्ड का लिखना, लेफ्ट में क्या है, बी है, तो लेफ्ट में बी बना लिए। फिर राइट में गए, राइट में क्या है, सी है, राइट चाइल्ड सी है, सी में गए। फिर क्या करेंगे, फिर इस लेवल में जो लेफ्ट में था नोड, उसके चाइल्ड को लिखेंगे। इसका चाइल्ड क्या है, यहाँ चाइल्ड है ही नहीं, यहाँ चाइल्ड है ही नहीं, तो है ही नहीं तो क्या लिखेंगे भाई, नहीं लिखेंगे। इसके बाद कहाँ जाएंगे, सी पर गए, सी पर गए तो क्या एलिमेंट मिला हम लोग को, इसका लेफ्ट चाइल्ड क्या मिला, डी मिला, यहाँ पर डी लिख दिए। कितना यहाँ एलिमेंट है, यहाँ पर एलिमेंट कितना है, 1 2 3 4, 4 एलिमेंट है। यहाँ कितना ब्लॉक लगा, 1 2 3 4, इसका रिप्रेजेंटेशन ये बना लिए और खुश हो गए। क्या ये है ना, 1 2 3 4, चारों को रिप्रेजेंट कर लिए ना एरे में, लेफ्ट से राइट की ओर गए थे, वही काम कर लिए, खुश हो गए। लेकिन ये गलत है, बोलो गलत कैसे है, यहां पर यही काम अभी हम किए तो सही हो गया, अभी गलत हो गया, ये गलत है। अब बताते हैं कैसे गलत है। देखो बी का कोई चाइल्ड नहीं है, लेकिन उसका पोजीशन यहां होना चाहिए था ना, बी का चाइल्ड हो या नहीं हो कोई फर्क नहीं पड़ता है, पोजीशन यहां रहना चाहिए, चाहे खाली ही क्यों ना रह जाए, चाहे खाली ही क्यों ना रह जाए, लेकिन पोजीशन को बनाना है और पोजीशन रहेगा, एलिमेंट हो या नहीं हो उसमें कोई फर्क नहीं पड़ता है। समझ रहे हो बात को, मतलब क्या करेंगे भाई, किस तरीके का ये बनेगा, एक ऐसा बनेगा, ये देखो इस तरीके से मान लो एरे हम लोग बनाते हैं। सबसे पहले क्या किए, ए को लिए, सबसे पहले ए को लिए हम लोग, ठीक, उसके बाद लेफ्ट में आए, बी है, बी को ले लिए, बी को ले लिए, राइट गए, सी है, सी को ले लिए, सी को ले लिए। इसके बाद इसके अगले लेवल में जाएंगे, नेक्स्ट लेवल में जब जाएंगे तो क्या बनाएंगे, जो सबसे लेफ्ट में नोड है उसके चाइल्ड को बनाएंगे। इसका चाइल्ड है क्या, नहीं है, लेकिन पॉसिबिलिटी था ना इसका चाइल्ड का, कितना चाइल्ड का पॉसिबिलिटी था, 2 चाइल्ड का, एक इधर एक इधर। तो लेफ्ट वाले के लिए एक स्पेस यहां खाली छोड़ दिए,
इसके लेफ्ट चाइल्ड के लिए एक स्पेस यहां खाली छोड़ दिए, इसके राइट के लिए एक और स्पेस यहां खाली छोड़ दिए। खाली छोड़ना पड़ेगा, जान लो। नहीं है यहां कुछ नहीं है, यहां भी नहीं है, लेकिन इसके लिए स्पेस यहां पर रखना है, जरूरी है रखना। क्यों जरूरी है बताएंगे बाद में, बताएंगे वो चीज भी। लेकिन जान लो जब एरे रिप्रेजेंटेशन करेंगे हम लोग बाइनरी ट्री का, जो चाइल्ड नहीं है लेफ्ट वाले नोड का उसके लिए स्पेस ब्लैंक रखना है पक्का से। अब उसके बाद क्या करेंगे, ए ब्लैंक रख दिए। सी का क्या है लेफ्ट में, सी का लेफ्ट में डी है, डी लिख दिए। इसके बाद इसके राइट में कोई नहीं है तो राइट में एक और गैप छोड़ेंगे, नहीं अब गैप नहीं छोड़ेंगे क्योंकि राइट में तो खाली रह सकता है ना, राइट में नहीं है तो राइट में तो फिर बहुत सारा वैसा खाली होगा। लेकिन जब तक लास्ट नोड, जितना भी नोड है ट्री में, जब तक लास्ट नोड को रिप्रेजेंट ना कर लें, उसके बीच में अगर कहीं पर गैप आएगा उसके लिए हम लोग ब्लैंक स्पेस छोड़ेंगे। लास्ट नोड जब बना लिए हैं एक बार, लास्ट नोड जब यहां लिख लिए हैं, उसके बाद स्पेस का कोई जरूरत नहीं है, ये स्पेस हमको नहीं चाहिए, बस इतना ही चाहिए। यहां से लेकर यहां तक ही हम लोग का एरे है, इतना में ही काम हो गया। क्या नंबरिंग है भाई, 1 2 3 4 5 6। यहां नंबर ऑफ नोड कितना है, 1 2 3 4, 4 नोड है। यहां रिक्वायरमेंट कितना का है, 6 ब्लॉक का है। इसे क्या फील आ रहा है, इसे फील आ रहा है ऐसा कि हो सकता है नंबर ऑफ नोड्स कम भी रहे लेकिन एरे में ज्यादा ब्लॉक चाहिए होगा। यहां पर तो जितना नोड्स है उतना ही ब्लॉक चाहिए था, लेकिन यहां क्या देख रहे हैं हम लोग नया चीज कि एरे में नंबर ऑफ ब्लॉक्स ज्यादा चाहिए होता है नोड से। एक पॉसिबिलिटी है, समझ रहे हो बात को। अब एक बार और भी बनाते हैं, एक बार और बनाते हैं इसको रिप्रेजेंट करने के लिए। यहां ही बनाते हैं, चलो ए और थोड़ा बड़ा में करते हैं, ए बी सी, 3 ही एलिमेंट है मेरा। ये बाइनरी ट्री है ना, ऑलमोस्ट कंप्लीट नहीं है, ऑलमोस्ट कंप्लीट बाइनरी ट्री नहीं है, ऑलमोस्ट कंप्लीट बाइनरी ट्री नहीं है, लेकिन बाइनरी ट्री तो है ना। तो जैसे बाइनरी ट्री को करेंगे वैसे ही ऑलमोस्ट कंप्लीट बाइनरी ट्री को भी करेंगे। समझ रहे हो बात को। हम लोग बाइनरी ट्री के बारे में जनरलाइज केस को देख रहे हैं। ये बाइनरी ट्री तो है ना, इसको रिप्रेजेंट करते हैं एरे में। हम लोग क्या करेंगे, एक एरे पहले बनाएंगे। यहां पर एरे बना लिए, पहला एलिमेंट क्या है, ए है, ए को यहां लिख लिए। उसके बाद इसके लेफ्ट में क्या है, चाइल्ड नहीं है तो राइट वाले को लिखेंगे, लेकिन लेफ्ट में अगर नहीं है तब भी एक स्पेस यहां छोड़ना होगा, स्पेस यहां ब्लैंक छोड़ना होगा, जान लो। मतलब क्या, ए के बाद यहां कुछ आता उसके लिए एक स्पेस हम लोग ब्लैंक छोड़ दिए। उसके बाद में आगे गए, आगे क्या है, राइट में बी है, यहां क्या लिखे, यहां लिखे बी। इसके बाद कहां गए, इसके बाद इसका चाइल्ड में आते, इसका चाइल्ड यहाँ है, इसके पहले लेफ्ट वाले नोड का चाइल्ड में आएंगे। इसका चाइल्ड क्या रहता है, ऐसा कुछ रहता है, यहां नहीं है और यहां नहीं है, 2 एलिमेंट मिसिंग है। मतलब क्या, यहां पर 2 स्पेस हम लोग को खाली रखना है। समझ रहे हो बात को, 2 स्पेस खाली रखना है। इसके बाद क्या देखिए, इसका सी पर जाने से पहले इसका लेफ्ट नोड भी नहीं है, एक स्पेस इसके लिए भी खाली रखना है। उसके बाद यहां सी पर आए, सी लिख दिए। सी जब लिख दिए, लास्ट नोड है, कंप्लीट हो गया हम लोग का। अब देखेंगे टोटल स्पेस कितना लगा है, 1 2 3 4 5 6 7। नंबर ऑफ नोड्स 3 है, देखो 1 2 3 है, मतलब कि 3 नोड्स के लिए स्पेस 7 लग रहा है। समझ रहे हो कुछ, क्या बोलना चाह रहे हैं, फील आ रहा है चीज कि 3 ही नोड है, 3 नोड को स्टोर करने के लिए स्पेस अब 7 लग रहा है। मतलब कि यहां पर स्पेस का वेस्टेज हो रहा है, स्पेस मेरा बर्बाद हो रहा है। तो वो लोग गैप नहीं देंगे तो स्पेस बच जाएगा, गैप नहीं देंगे तो एरे यूज करने का कोई मतलब बेनिफिट ही नहीं रहेगा। क्योंकि सिंपल जान लो, एरे हम लोग क्यों यूज करते हैं, इसका रीजन जान लो।
जब बार बार बोलते थे कि एक एरे लिए हैं, एक एरे मेरा ए है, उसमें बोलते थे कि आई अगर यहां पर है तो बोलते थे इसके एलिमेंट को रिटर्न करना है तो क्या करेंगे, रिटर्न क्या लिखते थे, ए ऑफ आई रिटर्न करते थे ना। आई कहीं भी है, ए ऑफ आई रिटर्न करते थे ना। तो डायरेक्टली किसी भी ब्लॉक के डेटा को हम लोग एक्सेस कर लेते हैं एरे में। यही बेनिफिट है एरे का। एरे का बेनिफिट बस यही है कि डायरेक्टली किसी भी डेटा को हम लोग रिट्रीव कर सकते हैं, स्टोर भी कर सकते हैं डायरेक्टली किसी भी ब्लॉक में, और रिट्रीव भी कर सकते हैं। मतलब कि स्टोरिंग और रिट्रीविंग दोनों एक्सेस में बोल सकते हैं कि डेटा एक्सेस करने का है अगर एरे से, तो डायरेक्टली किसी भी पोजीशन पर डेटा को हम लोग एक्सेस कर सकते हैं वहां से। यही बेनिफिट है एरे का। एरे का सबसे बड़ा कैरेक्टरिस्टिक्स यही है, और इसको मेंटेन करने के लिए ही हम लोग को गैप, बीच में गैप छोड़ना पड़ रहा है। अगर गैप नहीं छोड़ेंगे ना, ये कैरेक्टरिस्टिक्स जो है एरे का इंपॉर्टेंस है, यही लॉस्ट हो जाएगा। देखो कैसे लॉस्ट हो जाएगा, सिंपल सोचो। अब आते हैं हम लोग पहले वाले क्वेश्चन में। क्या पहले वाले में है, यहां डी है ना, डी है ना, डी का अगर, डी के लिए अगर बोलते हैं हम लोग कि डी का पेरेंट कौन है, डी का पेरेंट कौन है, तो पेरेंट कैसे फाइंड आउट करेंगे, मतलब जो रूट का डी चाइल्ड होगा वही रूट इसका, वही रूट इसका पेरेंट है। कैसे करेंगे भाई, तो डी का जो पोजीशन है ना, जो डी का पोजीशन है ना, उसको डिवाइड कर दो 2 से। डी का पोजीशन क्या है, 4 है ना, तो 4 डिवाइडेड बाई 2, इसका फ्लोर वैल्यू ले लो। जो वैल्यू आएगा वहां पर ही उसी लोकेशन में डी का पेरेंट होगा। 4/2 कितना हो गया, 2 का फ्लोर वैल्यू 2 ही हो गया, 2 हो गया। 2 में देखो क्या है, 2 में देखो क्या है, 2 में है बी। अब देखो डी का पेरेंट इस फॉर्मूला के अकॉर्डिंग क्या निकला है, डी का पेरेंट बी निकला है। रियल में देखो आकर डी का पेरेंट बी है, आ गया ना, समझ रहे हो बात को। ए का राइट चाइल्ड कौन है, ए का राइट चाइल्ड कौन है, तो ए का लेफ्ट चाइल्ड के लिए पहले देखेंगे कि ए का लेफ्ट चाइल्ड कौन है। तो क्या करेंगे, ए का लेफ्ट चाइल्ड के लिए क्या करेंगे, 2 इंटू आई, 2 इंटू आई करेंगे। आई क्या है, जिसका चाइल्ड हम लोग को चाहिए। मान लो सी का चाइल्ड चाहिए, सी का पोजीशन कहाँ है, 3 है। 3 मतलब कि 2 इंटू 3 बराबर क्या होगा, 2 इंटू 3 कितना हो गया इसका वैल्यू, 2 इंटू 3 6 वैल्यू होगा। देखो 6 पोजीशन में जो है एफ है, सी का चाइल्ड के बारे में ढूंढ रहे थे हम लोग, देखो सी का चाइल्ड एफ है। समझ रहे हो बात को। लेफ्ट चाइल्ड के लिए फॉर्मूला है 2 इंटू आई। आई क्या है, जिसका चाइल्ड हम लोग को चाहिए, उसका पोजीशन है, एरे में पोजीशन है कि आइथ प्लेस में जो एलिमेंट है उसका लेफ्ट चाइल्ड के लिए फॉर्मूला है 2 इंटू आई। उससे जो पोजीशन बनेगा उस पोजीशन में उसका लेफ्ट चाइल्ड होगा। तो भाई राइट चाइल्ड का क्या फॉर्मूला होना चाहिए, राइट चाइल्ड के लिए क्या फॉर्मूला होना चाहिए, राइट चाइल्ड का फॉर्मूला क्या होगा, 2 इंटू आई प्लस 1, मतलब कि 2i प्लस 1। समझ रहे हो, 2i प्लस 1। तो देखते हैं, चेक करते हैं, b का राइट चाइल्ड हम लोग को चाहिए। b कहां पर स्टोर है, b कहां स्टोर है, 2 में। तो 2 इंटू आई, 2 इंटू 2 कितना हुआ, 4 प्लस 1 कितना होगा, 5 बन गया। 2 इंटू आई, 2 इंटू 2 4 प्लस 1 कितना बना, 5 बन गया। तो जब ये 5 बन गया है, फिफ्थ प्लेस में कौन सा एलिमेंट है देखेंगे। फिफ्थ में क्या है, फिफ्थ प्लेस में एलिमेंट है ई। तो बी का राइट चाइल्ड ई है कि नहीं देखते हैं ट्री में जाकर हम लोग। बी देखो यहाँ है, इसका राइट चाइल्ड ई है, सही है, मतलब कि ये फॉर्मूला काम कर गया। तो राइट चाइल्ड के लिए फॉर्मूला है 2 इंटू आई प्लस 1, लेफ्ट चाइल्ड के लिए फॉर्मूला है 2 इंटू आई केवल, ठीक। और पेरेंट के लिए क्या फॉर्मूला है, पेरेंट के लिए फॉर्मूला है i डिवाइडेड बाई 2 इसका फ्लोर वैल्यू।
ये फॉर्मूला तभी काम करेगा जब गैप दोगे, गैप नहीं दोगे फॉर्मूला नहीं काम करेगा। देखो यहां पर दोनों बनाए हैं ना एरे, देखो कैसे नहीं काम करेगा। बी का राइट चाइल्ड में क्या एलिमेंट है, बी का पोजीशन क्या है 2 है, राइट चाइल्ड कैसे निकालेंगे 2 इंटू राइट चाइल्ड कैसे निकालेंगे 2 इंटू आई प्लस 1, 2 इंटू आई कितना है बी कहाँ है 2 है, 2 इंटू 2 प्लस 1 कितना हो गया 5 बन गया। 5 पोजीशन में कुछ है क्या, कुछ है ही नहीं, तो बोलो तो बी का तो कोई चाइल्ड भी नहीं है। ये सडनली ऐसा आंसर आया है, ठीक। मान लो ए का राइट चाइल्ड कितना है सी है ना, या फिर सी का लेफ्ट चाइल्ड कितना है डी है ना, सी का चाइल्ड तो है ना डी, सी कितना है वैल्यू 3 है, देखो क्या है यहां पर 3 है, 3 इंटू लेफ्ट चाइल्ड के लिए क्या होगा 3 इंटू कितना होगा 2, देखो लेफ्ट चाइल्ड का फॉर्मूला क्या है 2 इंटू आई, तो 3 इंटू 2 6, 6 में कुछ भी नहीं यहां पर है, 6 में यहां कुछ भी नहीं है 6 पोजीशन में, जबकि 6 में सी का एक चाइल्ड होना चाहिए था डी, तो ऐसे रिप्रेजेंट किए तो नहीं है ना, गलत हुआ ना। इसमें देखो ये सही रिप्रेजेंटेशन है, इसमें देखो सी का लेफ्ट चाइल्ड कितना होगा 2 इंटू 3, सी का लेफ्ट चाइल्ड कहां पर रहना चाहिए, सी का वैल्यू कहां पर है, देखो सी का वैल्यू 3 है, 3 इंटू 2, 3 इंटू 2, 3 इंटू 2 इक्वल टू 6 पर होना चाहिए, देखो 6 पर डी है, डी ही है ना इसका लेफ्ट चाइल्ड, फॉर्मूला काम कर रहा है ना। सी का पेरेंट देखना है अगर, तो पेरेंट 3/2 का फ्लोर वैल्यू, 3/2 कितना है 1.5, 1.5 का फ्लोर वैल्यू 1 आया, 1 में क्या है ए है, ए यहां पर देखो सी का पेरेंट ए है, तो अगर हम लोग गैप बीच में देंगे, अगर ये गैप देकर हम लोग करेंगे, यहां भी देख लो एक बार, बी का राइट चाइल्ड निकालना है, बी कहां पर है बी है थर्ड पोजीशन में, तो क्या होगा 2 इंटू 3 प्लस 1, 2 इंटू आई प्लस 1, यही करते हैं ना राइट चाइल्ड के लिए, बी के राइट चाइल्ड के लिए 2 इंटू 3 प्लस 1 कितना हो गया 3 इंटू 2 6 प्लस 1 7, 7th पोजीशन में बी का राइट चाइल्ड होगा, देखो यहां पर 7th पोजीशन में बी का राइट चाइल्ड सी है, समझ रहे हो बात को, इसलिए गैप देना जरूरी है, क्योंकि डायरेक्टली कौन किसका चाइल्ड है कौन किसका पेरेंट है ये चीज को रिलेट कर सकते हैं एरे में हम लोग, मतलब कि डायरेक्टली एक्सेस कर सकते हैं हम लोग किसी भी पोजीशन के एलिमेंट को, इसके लिए ही हम लोग गैप देते हैं। लेकिन गैप देने में हुआ क्या है, मेमोरी का वेस्टेज हुआ है, बहुत सारा मेमोरी बर्बाद हुआ है, तो देखो यहां पर बर्बाद हुआ है बहुत ज्यादा मेमोरी। एक तो फॉर्मूला ले लो यहां पर एरे के लिए फॉर्मूला ले लो यहां पर कि अगर लेफ्ट चाइल्ड फाइंड आउट करना है तो क्या करना है आई डिवाइडेड बाई 2 का फ्लोर, ये फॉर्मूला एक हो गया, नहीं लेफ्ट पेरेंट के लिए है एक्चुअली, लेफ्ट चाइल्ड के लिए 2 इंटू आई, लेफ्ट चाइल्ड के लिए 2 इंटू आई क्या है उसके पोजीशन का वैल्यू है, फिर राइट चाइल्ड के लिए फॉर्मूला क्या होता है 2i प्लस 1, ये राइट चाइल्ड के लिए हो गया, फिर उसके बाद पेरेंट के लिए क्या फॉर्मूला होता है i डिवाइडेड बाई 2 इसका फ्लोर वैल्यू, ये 3 फॉर्मूला है जो एरे में काम करेगा, जब बाइनरी ट्री को एरे में कन्वर्ट करेंगे तब ये तीनों फॉर्मूला काम करेगा। तो अब देखो इस चीज पर आते हैं कि यहां पर देखो इतना स्पेस बर्बाद हुआ, ए वाला स्पेस बर्बाद हुआ है, ये भी इतना स्पेस बर्बाद हुआ है, लेकिन यहां पर तो कोई स्पेस नहीं बर्बाद हुआ है, देखो ए बी सी डी ई एफ, ए भी एक बाइनरी ट्री ही है, इसको रिप्रेजेंट किए तो स्पेस नहीं बर्बाद हुआ, और इस बाइनरी ट्री को रिप्रेजेंट किए तो स्पेस बर्बाद हो गया, इसको भी रिप्रेजेंट किए तो स्पेस बर्बाद हुआ, यहां पर बीच में देखो यहां पर और यहां पर, तो ऐसा क्यों भाई, किसी टाइम में बाइनरी ट्री को कर रहे हैं तो स्पेस बर्बाद नहीं हो रहा है, कभी हो रहा है, ऐसा इसलिए हुआ है क्योंकि इसको और माइंडली ऑब्जर्व करो, ये जानते हो क्या केवल बाइनरी ट्री नहीं है, ये हम लोग का ऑलमोस्ट कंप्लीट बाइनरी ट्री है, ये हम लोग का ऑलमोस्ट कंप्लीट बाइनरी ट्री है। कैसे है देखो ऑलमोस्ट कंप्लीट कैसे है,
इस लेवल में सब काम हो गया है तभी नीचे के लेवल में आए हैं, लेफ्ट में सब काम हो गया है तभी राइट में आए हैं। दोनों कंडीशन को फुलफिल कर रहा है। यहां पर एक गैप है, लेकिन यहां गैप रहने से लास्ट में राइट में गैप रहे कोई दिक्कत नहीं है। लेफ्ट में गैप नहीं होना चाहिए, ऊपर वाले लेवल में गैप नहीं होना चाहिए। लेफ्ट में गैप रहेगा या फिर ऊपर वाले लेवल में गैप रहेगा तब प्रॉब्लम है। राइट में गैप है कोई दिक्कत नहीं है। समझ रहे हो बात को? इसका मतलब क्या, ये क्या है, ऑलमोस्ट कंप्लीट बाइनरी ट्री है। इसके चलते ही यहां पर हम लोग का मेमोरी स्पेस वेस्टेज नहीं हुआ है। जब एरे रिप्रेजेंटेशन किए हैं तब, एरे रिप्रेजेंटेशन जब हम लोग किए हैं तो मेमोरी स्पेस बर्बाद नहीं हुआ है। इसका रीजन बस एक ही रीजन है कि ये हम लोग का ऑलमोस्ट कंप्लीट बाइनरी ट्री था। इसको देखो, अच्छे से देखो इसको, ये क्या है, ऑलमोस्ट कंप्लीट बाइनरी ट्री है। दोनों कंडीशन फॉलो कर रहा है। ये हम लोग का दोनों कंडीशन को फॉलो कर रहा है। समझ रहे हो बात? इसके नेक्स्ट में आते हैं। नेक्स्ट में आया क्या है भाई, ये भी एक बाइनरी ट्री है। ये क्या है, ये भी एक बाइनरी ट्री है। यहां पर देखो स्पेस बर्बाद हुआ है ना, देखो यहां स्पेस बर्बाद हुआ, यहां भी स्पेस बर्बाद हुआ। तो देखते हैं ऑलमोस्ट कंप्लीट है क्या ये, देखते हैं। ऊपर लेवल कंप्लीट हुआ तब नीचे के लेवल में आए, सही चीज है भाई। इसके लेफ्ट में कंप्लीट हुआ है क्या, नहीं, लेफ्ट में कंप्लीट नहीं हुआ था, राइट में चले आए थे। मतलब कि ये ऑलमोस्ट ये केवल बाइनरी ट्री है, ऑलमोस्ट कंप्लीट बाइनरी ट्री ये नहीं है। तब देखो यहां पर स्पेस बर्बाद हुआ है। यहां पर भी देखो, यहां पर ऊपर का लेवल खाली है, नीचे के लेवल में चले आए हम लोग। लेफ्ट में खाली है, राइट में चले आए हम लोग। ये दो गलती कर रहे हैं, दोनों ही गलती कर रहे हैं। तो यहां और भी ज्यादा स्पेस बर्बाद हुआ है। मतलब कि एरे रिप्रेजेंटेशन में अगर ऑलमोस्ट बाइनरी ट्री को, ऑलमोस्ट कंप्लीट बाइनरी ट्री को या फिर कंप्लीट बाइनरी ट्री को अगर एरे के फॉर्मेट में रिप्रेजेंट करते हैं हम लोग, तो स्पेस नहीं बर्बाद होता है। ये सब एग्जांपल्स इतना सीखे ना, अगर ऑलमोस्ट कंप्लीट बाइनरी ट्री या कंप्लीट बाइनरी ट्री को एरे के फॉर्मेट में रिप्रेजेंट किया जाए तो स्पेस बर्बाद नहीं होता है। नॉर्मल अगर बाइनरी ट्री रहेगा, अगर ऑलमोस्ट कंप्लीट बाइनरी ट्री नहीं होगा तब स्पेस भी बर्बाद होगा। समझ रहे हो बात को? तो इसीलिए एग्जांपल देख लिए हो, एग्जांपल को मिटाते हैं। इसलिए हम लोग लिख सकते हैं क्या कि एरे रिप्रेजेंटेशन इज सुटेबल फॉर, किसके लिए सुटेबल है, ऑलमोस्ट कंप्लीट बाइनरी ट्री के लिए। अब कंप्लीट बाइनरी ट्री भी तो ऑलमोस्ट कंप्लीट बाइनरी ट्री ही है। तो कंप्लीट बाइनरी ट्री इज सबसेट ऑफ ऑलमोस्ट कंप्लीट बाइनरी ट्री। इसीलिए हम लोग क्या लिख सकते हैं, हम लोग इसको भी हटाते हैं, हम लोग क्या लिख सकते हैं कि एरे रिप्रेजेंटेशन, ये जो एरे रिप्रेजेंटेशन है ये किसके लिए बेस्ट सुटेबल है, ये बेस्ट सुटेबल है, बेस्ट सुटेबल फॉर ऑलमोस्ट कंप्लीट बाइनरी ट्री, या फिर बोल सकते हैं कंप्लीट बाइनरी ट्री। बेस्ट सुटेबल है। समझ रहे हो? तो भाई जो ऑलमोस्ट कंप्लीट और कंप्लीट नहीं है उसके लिए क्या सुटेबल है, उसके लिए एक लिंक लिस्ट है। वो लिंक लिस्ट कैसा होता है, अभी लिंक लिस्ट का हम एक डायग्राम बनाएंगे और बताएंगे कि लिंक लिस्ट कैसा होता है। सबसे पहले जानो कि जो बाइनरी ट्री हम लोग देख रहे थे ना, जो बाइनरी ट्री हम लोग देख रहे थे अभी, उसमें जो बार बार जो नोड और नोड हम लोग बोल रहे थे, एक वर्ड यूज कर रहे थे, नोड। नोड यूज कर रहे थे ना, हर लेवल में एक नोड था, ऐसे ऐसे नोड था। और नोड का स्ट्रक्चर कैसा होता है वो देखो। यहां पर क्या बता रहे हैं, यहां पर नोड का स्ट्रक्चर हम बता रहे हैं। ठीक, नोड स्ट्रक्चर, नोड का देखो स्ट्रक्चर कैसा होता है। नोड कुछ ऐसा होता है, अगर जूम कर दिया जाए, ऐसे हम लोग एक पॉइंट में ले रहे थे ना कि नोड है, ठीक, या फिर कुछ बड़ा लिखना होता तो ये लिख के ऐसे कर देते,
फिर यहाँ से लेफ्ट जाते थे, यहाँ से राइट जाते थे। तो लेफ्ट कैसे गए, राइट कैसे गए, ऐसा क्या था वहां पर? ये रास्ता कैसे बन गया लेफ्ट जाने का, ये राइट जाने का रास्ता कैसे बन गया? नोड का स्ट्रक्चर जानते हो कैसा होता है? ये 3 भाग में डिवाइडेड है। एक नोड है जो 3 भाग में डिवाइडेड है, 3 स्पेस है, 3 गैप है। सबसे बीच वाला जो स्पेस है वहां पर हम लोग का डेटा रहता है, जो डेटा स्टोर करते हैं। सबसे बीच का जो स्पेस है वो डेटा का स्पेस है। राइट में जो है इसको बोलते हैं राइट पॉइंटर, पीटीआर पॉइंटर। जो लेफ्ट में है इसको बोलते हैं लेफ्ट पॉइंटर, POINTER पॉइंटर, पीटीआर भी लिख सकते हैं शॉर्ट में। ये पॉइंटर है, ये पॉइंटर है, ये भी राइट पॉइंटर है, ये यहां बीच में डेटा है। तभी हम लोग बोलते थे कि इसका एक राइट चाइल्ड होता है और इसका एक लेफ्ट चाइल्ड होता है। कहीं कहीं यहां भी इसका स्ट्रक्चर क्या रहेगा, चाइल्ड का स्ट्रक्चर कैसा रहेगा, चाइल्ड का भी स्ट्रक्चर ऐसा ही रहेगा। कैसा? इस तरीके का, बीच में डेटा है, बीच में डेटा है, यहां पर एड्रेस है। पॉइंटर मतलब क्या? एड्रेस गिवन है। पॉइंटर का मतलब सिंपल है कि इस ब्लॉक में, इस नोड में इसका मान लो एड्रेस अगर 1000 है, एड्रेस है इसका, कुछ भी हो सकता है एड्रेस। तुम अपना पोस्टल एड्रेस डालते हो ना, जहां से कुछ भी डिलीवरी आता है, लेटर बॉक्स आता है, कुछ भी लेटर आना है या कुछ आना है, ऑनलाइन चीज पार्सल आता है, वही एड्रेस इसका है मेमोरी में। इस नोड का एड्रेस है मेमोरी में। यह एड्रेस कब मिला है? जब क्रिएट हुआ था नोड, जब नोड को क्रिएट किए हैं मेमोरी में, तब यह एड्रेस मिला है हम लोग को। इसके एड्रेस को यहां पर स्टोर कर दिए। तो क्या किया, ये इसको पॉइंट कर रहा है, इसके लिए ही इसको पॉइंटर बोलते हैं। फिर यहां पर भी क्या हो गया, यहां पर भी ऐसे ही नोड बना हुआ है, बीच वाले में डेटा है, यहां राइट में पॉइंटर है, यहां लेफ्ट के लिए पॉइंटर है। यहां पर भी नोड होगा, यहां भी नोड होगा। नोड का स्ट्रक्चर ऐसा ही है, जान लो, नोड का स्ट्रक्चर ऐसा ही है। बीच में डेटा होगा, लेफ्ट में एक पॉइंटर होगा, राइट में एक पॉइंटर होगा। तो बोलो कितना स्पेस यहां होगा, इसका पूरा साइज कितना होगा? तो लेफ्ट में पॉइंटर है, तो जो एड्रेस स्टोर करने के लिए जितना बिट्स चाहिए उतना बिट्स यहां रहेगा, उतना बिट्स यहां रहेगा। जो राइट में पॉइंटर है उसको स्टोर करने के लिए, यहां एड्रेस स्टोर करने के लिए जितना बिट्स चाहिए होगा उतना बिट्स यहां रहेगा। देखो एक चीज देखो, जो सिस्टम लेते हैं हम लोग, कंप्यूटर लेते हैं, लैपटॉप लेते हैं, उसमें 32 बिट ऑपरेटिंग सिस्टम, 64 बिट का भी होता है, कहीं 34 बिट का होता है, कहीं 64 बिट का होता है। वो क्या है, वो एड्रेस के बारे में ही बताता है, कितना बिट का एड्रेस है इसमें, कितना बिट का एड्रेस वहां है। ठीक वही चीज यहां पर है, डेटा है, यहां पॉइंटर के लिए कुछ रहेगा। पॉइंटर को डिटेल में बताएंगे, डेटा स्ट्रक्चर में बहुत ज्यादा बताएंगे, इस सिलेबस में है, बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है पॉइंटर, इसको बताएंगे। अभी बेसिक जानो कि नोड का स्ट्रक्चर कुछ ऐसा होता है। ठीक, अब नोड ऐसा क्यों बता रहे हैं, क्योंकि इससे ही बनेगा हम लोग का लिंक्ड लिस्ट। लिंक लिस्ट इससे ही बनेगा। कैसा रहेगा लिंक लिस्ट भाई? तो हम लोग क्या करेंगे, एक ऐसा नोड बनाए, एक नोड बनाएंगे। अगर एक मान लो ट्री ऐसा है, A B C D, ये ट्री कैसा है, ABCD कैसा है? देखो इस साइड में आ रहा है, A का लेफ्ट चाइल्ड नहीं है, उसका लेफ्ट चाइल्ड नहीं है, B का लेफ्ट नहीं है, कुछ भी नहीं है लेफ्ट में, केवल राइट में आते जा रहा है। तो कितना स्पेस लगेगा इसका? जब एरे के फॉर्म में लेंगे तो इसका स्पेस कितना लगेगा? सिंपल सोचो, यहां से यहां आए हैं जब, इसके टोटल नंबर ऑफ नोड्स यहां तक में कितना होता है? यहां से यहां आए हैं तो लेवल कितना है? लेवल 1 2 3 4, 4 लेवल है ना। तो 4 लेवल में टोटल नोड्स कितना होगा? इस साइड में मिसिंग है नोड्स, नहीं जान रहे हैं हम लोग, लेकिन नोड्स कितना होता, कितना मैक्सिमम पॉसिबल नोड्स होगा? 4 लेवल है,
यहां तक लास्ट तक ही आया है ना, मतलब कि 2 पावर 4 माइनस 1 इतना ही नोट्स होगा ना। वही बताए थे ना, टोटल नंबर ऑफ नोट्स काउंट करने के लिए बताए थे ना, टोटल नंबर ऑफ नोट्स इन एन लेवल ट्री कितना होता था, 2 पावर n माइनस 1। तो यहाँ 4 लेवल है, लेवल 1, लेवल 2, लेवल 3, लेवल 4। तो 4 लेवल अगर है तो इस 4 लेवल के लिए नंबर ऑफ नोट्स कितना होगा, 2 पावर 4 माइनस 1। कितना बन गया ये, 2 पावर 4 माइनस 1, 16 माइनस 1, मतलब कि ये बन गया 15। हम लोग एरे लिए होते, अगर एरे रिप्रेजेंटेशन लिए होते, एरे रिप्रेजेंटेशन अगर लिए होते हम लोग को लगता 15 ब्लॉक, हम लोग को 15 ब्लॉक का मेमोरी लगता है एरे में। जबकि लिंक लिस्ट में क्या होगा, लिंक लिस्ट में एक ब्लॉक में ए को रखेंगे, इसके राइट वाले पॉइंटर है, यहां पर एक और ऐसे ब्लॉक बनाए, यहां पर हम लोग बी को रखेंगे, यहां पर एक और ऐसे बनाए राइट पॉइंटर, यहां पर हम लोग सी को रखेंगे, यहां एक राइट पॉइंटर बनाए, यहां पर हम लोग डी को रखेंगे। हम लोग एरे में अगर रिप्रेजेंट करते तब हम लोग को टोटल स्पेस लगता 15 ब्लॉक्स का, जबकि हम लोग जब लिंक, इसको बोलते हैं लिंक्ड लिस्ट। देखो ये नोड है जो इससे लिंक है, ये नोड है जो इससे लिंक है, ये नोड है जो इससे लिंक है, समझ रहे हो, इसको ही बोलते हैं, जो स्ट्रक्चर है इसको हम लोग बोलते हैं लिंक लिस्ट। तो कितना नोड लगा है, 1 2 3 4, टोटल हम लोग को इसको, ये पूरे ट्री को स्टोर करने में नोड कितना लगा, टोटल 4 नोड ही लगा है। यहां पर 15 ब्लॉक लगता है मेमोरी, 15 ब्लॉक लगता है अगर एरे के फॉर्मेट में रिप्रेजेंट करते तब। क्यों, क्योंकि यहां पर 15 लगता, यहां पर 4 ही लगा है। डिफरेंस कितना है, 11 ब्लॉक यहां एक्स्ट्रा लग रहा था। ऐसा क्यों हो रहा है, क्योंकि ये क्या है, ये ना तो ऑलमोस्ट कंप्लीट है ना तो कंप्लीट है। देखो लेफ्ट में ऊपर वाले लेवल यहां पर कुछ है ही नहीं, ऊपर लेवल में यहां का चाइल्ड नहीं है कुछ, और नीचे चला आया है, लेफ्ट में नहीं कंप्लीट किया है, राइट में चला आया है, मतलब ये ऑलमोस्ट कंप्लीट बाइनरी ट्री नहीं है। जब ऑलमोस्ट कंप्लीट बाइनरी ट्री नहीं होगा और हम लोग एरे रिप्रेजेंटेशन करेंगे तो हम लोग का स्पेस वेस्टेज होगा, समझ रहे हो बात को। तो वो स्पेस वेस्ट होने के लिए, वो स्पेस जो वेस्ट होता है उसको सेव करने के लिए एरे रिप्रेजेंटेशन को नहीं लेकर हम लोग क्या लेते हैं, हम लोग लिंक्ड लिस्ट लेते हैं, लिंक्ड लिस्ट को लेते हैं, इसमें स्पेस हम लोग सेव कर लेंगे। तो इसका डिसएडवांटेज क्या हुआ भाई, अगर यही अच्छा था तो एरे क्यों लिए थे, एरे लेते ही नहीं। एरे में रेंडम एक्सेस पॉसिबल था, जो यहां पर हम लोग बताए थे कि ए ऑफ आई को जब रिटर्न करते थे बार बार हम लोग प्रोग्राम में, तो ith ब्लॉक में जो डेटा है रिटर्न कर लिए, डायरेक्टली ith ब्लॉक को एक्सेस कर लिए, इसको बोलते हैं रेंडम एक्सेस। इसके लिए एक वर्ड है, एक वर्ड क्या है इसके लिए, इसके लिए एक वर्ड है रेंडम एक्सेस, इसके लिए एक वर्ड है रेंडम एक्सेस। तो एरे में यही चीज पॉसिबल था, क्या भाई, रेंडम एक्सेस, एरे में यही पॉसिबल था, इसके चलते ही हम लोग एरे को यूज कर रहे थे, केवल रेंडम एक्सेस के लिए ही। लेकिन यहां पर रेंडम एक्सेस पॉसिबल नहीं है लिंक लिस्ट में, तो एक तो डिसएडवांटेज हुआ है, लेकिन स्पेस हम लोग काफी हद तक यहां सेव कर लिए, यहां पर बहुत सारा स्पेस को सेव कर लिए, समझ रहे हो बात को। तो यहां स्पेस हम लोग सेव कर लिए हैं। यहां पर क्या है, एरे रिप्रेजेंटेशन जब हुआ था, जब एरे हुआ था तो यहां पर स्पेस हम लोग का वेस्टेज हो रहा था, लेकिन एक एडवांटेज था। एडवांटेज क्या था कि हम लोग का के लिए रेंडम एक्सेस पॉसिबल था। तो कब करेंगे ऐसा, जब कभी भी, यहां पर एक बात लिख लो, जब कभी भी हम लोग का ट्री ऑलमोस्ट कंप्लीट या कंप्लीट रहे, जब कभी भी हम लोग का ट्री ऑलमोस्ट कंप्लीट बाइनरी ट्री अगर रहे, तब हम लोग प्रेफर करेंगे एरे रिप्रेजेंटेशन को, तब हम लोग एरे रिप्रेजेंटेशन को प्रेफर करेंगे
अदरवाइज नॉर्मल अगर बाइनरी ट्री हम लोग के लिए रहे तब हम लोग क्या करेंगे, तब हम लोग लिंक्ड लिस्ट के नोटेशन को लेंगे। यही होता है रिप्रेजेंटेशन के बारे में, यही है। अगर ऑलमोस्ट कंप्लीट बाइनरी ट्री रहा तब हम लोग एरे में रिप्रेजेंट करेंगे, जहां पर कि एडवांटेज मिलेगा रैंडम एक्सेस का, स्पेस वेस्टेज नहीं होगा। लेकिन बाइनरी ट्री अगर नॉर्मल है इसको लिंक लिस्ट में करेंगे। क्यों? क्योंकि हमको पता है बाइनरी ट्री को जब एरे में करेंगे स्पेस का बहुत ज्यादा वेस्टेज पॉसिबिलिटी है, इसलिए लिंक लिस्ट में करेंगे। यहाँ एक डिसएडवांटेज है, क्या भाई, रैंडम एक्सेस पॉसिबल नहीं है, तो स्पेस तो सेव कर रहे हैं, समझ रहे हो? दोनों के बीच में ट्रेड ऑफ है, हमेशा ही सिस्टम में रहेगा ये। जितना भी ITCS में पढ़ाई करोगे हमेशा ही कंप्यूटर में चीज होता है, या तो स्पेस को बचाओ या फिर टाइम को बचाओ, या फिर कहीं और भी इसी वाले में सर्किट बनाते होंगे। सर्किट में क्या होता है, सर्किट में एक ही डेडिकेटेड पाथ होता है सिंगल लाइन के लिए, तो वहां पर सर्किट का साइज ज्यादा बड़ा होता है, सर्किट का साइज ज्यादा बड़ा होता है, टाइम कम लगता है। रिसोर्स ज्यादा करोगे टाइम कम लगेगा, रिसोर्स को मिनिमाइज करोगे, अगर कॉमन पाथ 2-4 लाइन के लिए दे रहे हो तो टाइम ज्यादा लगेगा। या तो टाइम को सेव करो या तो रिसोर्स को सेव करो, एक ट्रेड ऑफ है, दोनों में हमेशा ही रहता है। वही कंप्यूटर में भी है, स्पेस और टाइम को लेकर। तो ये हम लोग देख लिए क्या। हाँ, एक और जान लो कि जो कंप्लीट बाइनरी ट्री है, एक और वर्ड है, एक वर्ड क्या है, एक वर्ड है स्ट्रिक्ट बाइनरी ट्री। स्ट्रिक्ट बाइनरी ट्री का मतलब क्या है, इसका मतलब है क्या, नंबर ऑफ चाइल्ड या तो 0 हो या तो 2 हो, या तो 0 हो चाइल्ड या तो 2 हो, इसको बोलते हैं स्ट्रिक्ट बाइनरी ट्री। ऑलमोस्ट कंप्लीट में क्या है, हमेशा ही 0-2 होता है क्या? नहीं, ऑलमोस्ट का कंडीशन ही टोटली डिफरेंट है। क्या भाई, ऐसा है, इस तरीके का है, इसका एक चाइल्ड हो सकता है। देखो एक चाइल्ड पॉसिबल है, क्या है, ऑलमोस्ट कंप्लीट बाइनरी ट्री है। ऊपर में कंप्लीट किए हैं तब नीचे आए हैं, लेफ्ट में किए हैं तब राइट आए हैं, मतलब गैप केवल राइट में ही रहता है। गैप जो है ऑलमोस्ट कंप्लीट बाइनरी ट्री में केवल राइट में होता है, लेफ्ट में कोई गैप नहीं मिलेगा, समझ रहे हो? और स्ट्रिक्ट बाइनरी ट्री में क्या है, नंबर ऑफ चाइल्ड या तो 0 रहे या तो 2 रहे, टर्म को याद रखना बस, और कुछ नहीं है। कहीं पर पूछा जाए स्ट्रिक्ट बाइनरी ट्री क्या है, तो नंबर ऑफ चाइल्ड्स इधर 0 और 2 बस। तो यहां हम लोग रिप्रेजेंटेशन को देख लिए, यहां हम लोग देख लिए किस तरीके से रिप्रेजेंट करेंगे और किसके लिए क्या प्रेफरेबल होगा। अगर n चाइल्ड है, अगर n चाइल्ड ऐसे राइट मोस्ट ऐसा ट्री लेते हैं, केवल राइट मोस्ट ट्री ऐसा लेते हैं, अगर n चाइल्ड यहाँ है, अगर यहाँ पर बोलते हैं टोटल नंबर ऑफ चाइल्ड n है, तो लिंक लिस्ट में हम लोग को लगेगा स्पेस n नोड ही लगेगा। जबकि एरे के फॉर्मेट में अगर एरे यूज करते तब हम लोग को कितना लगता, तब हम लोग को लगता 2n-1 इतना ब्लॉक स्पेस लगता। समझ रहे हो बात को? क्यों लगता? क्योंकि ये लेफ्ट में पूरा कंप्लीट होता है। कंप्लीट बाइनरी ट्री का फॉर्मूला है, 4 लेवल है, 1 लेवल, 2 लेवल, 3 लेवल, 4 लेवल है ना, 1 2 3 4 लेवल है। 4 लेवल में 2⁴ n लेवल होगा 2⁻n-1। अगर n लेवल अगर है, n लेवल है 2⁻n-1। जैसे अगर राइट रूटेड है, केवल n ब्लॉक में काम हो जाए, केवल देखो एक ही लाइन में ब्लॉक चल रहा है ना, तो ये क्या है, लेवल है, ये लेवल है। या तो इसको बोल सकते हैं क्या कि मिनिमम नंबर ऑफ नोड्स इन n लेवल ट्री। अगर n लेवल का ट्री है, अगर एक ट्री है, हम बोल रहे हैं क्या, एक अगर ट्री है, हम बोल रहे हैं क्या कि मिनिमम कितना नोड होना चाहिए n लेवल में। तो मिनिमम नोड्स के लिए क्या करेंगे, हमेशा ही एक एक चाइल्ड बनाते जाएंगे। कैसे बनाएंगे भाई, क्या करेंगे, ऐसे है,
ऐसे ले गए, ऐसे ले गए, ऐसे ले गए, ऐसे ले गए, एक ही चाइल्ड बना रहे हैं केवल। हमेशा ये भी नहीं, ऐसा भी पॉसिबल, देखो 1 2 3 4 5, 5 लेवल हो गया, 1 लेवल 2 लेवल 3 लेवल 4 लेवल 5 लेवल, बस 5 ही नोड में हो गया। ऐसा भी बना सकते हैं 5, ऐसा हो गया, ऐसा हो गया, ऐसा हो गया, ऐसा हो गया, 1 लेवल 2 लेवल 3 लेवल 4 लेवल 5 लेवल, ऐसा भी कुछ कहीं भी लेकर जा सकते हैं। इस तरीके से भी लेकर जा सकते हैं, राइट मोस्ट ऐसे हो जाए, ऐसे 1 लेवल 2 लेवल 3 लेवल 4 लेवल 5 लेवल। देखो छठा नहीं लेना है, ये नहीं लेना है, 5 तक ही लेना है। 5 अगर बात कर रहे हैं हम लोग तो कहीं भी लेकर जा सकते हैं। मतलब कि एक लेवल में क्या लिखेंगे, only one node in each level। हर एक लेवल में only one node in each level, हर एक लेवल में एक ही नोड होना चाहिए। किसके लिए? फॉर मिनिमम नंबर ऑफ नोड्स इन n लेवल ट्री। अगर n लेवल ट्री में मिनिमम नंबर ऑफ नोड्स का अगर हम बात कर रहे हैं तो हर एक ओनली वन नोड इन ईच लेवल होना चाहिए। और इस केस में अगर ऐसा होता है तो एरे रिप्रेजेंटेशन में टोटल स्पेस है, जो टोटल स्पेस 2 पावर n माइनस 1 लगता है। और इसको अगर हम लोग रिप्रेजेंट करते हैं, इसको अगर ये पूरे चीज को अगर रिप्रेजेंट करते हैं हम लोग, इसको हटाते हैं, इस पूरे चीज को अगर हम लोग रिप्रेजेंट करना चाहते हैं एरे के फॉर्मेट में, अगर एरे के फॉर्मेट में रिप्रेजेंट करना चाहते हैं तो कितना लगेगा हम लोग को स्पेस कितना लगेगा? 2 पावर n माइनस 1 स्पेस लगेगा। जबकि अगर इसको लिंक लिस्ट के फॉर्मेट में हम लोग स्टोर करना चाहते हैं तो स्पेस कितना लगेगा? केवल n लगेगा, क्योंकि n ब्लॉक ही लगेगा। सेम यही हुआ यहाँ पर, 4 लेवल है मिनिमम, देखो हर लेवल में एक नोड है, एक ही नोड है। समझ रहे हो बात को? लिंक लिस्ट में 4 ही ब्लॉक लगा है, 4 नोड लगा है। जबकि यहाँ पर एरे रिप्रेजेंटेशन में क्या था? 2 पावर 4 माइनस 1 हो रहा, 2 पावर 4 माइनस 1 15 ब्लॉक लग रहा था। यही चीज है एरे रिप्रेजेंटेशन के बारे में। इसके बाद में और कुछ नहीं है, एक और बेसिक डेफिनेशन क्या है, जो हीप कैसे बनता है हम लोग जान लिए। हीप कैसे बनता है जान लिए। अब हीप कितना टाइप का होता है, कैसे बनता है हीप एक तरीके से हम लोग बोलेंगे इनडायरेक्टली, तो हीप किसको बोलेंगे? अगर वो ऑलमोस्ट कंप्लीट बाइनरी ट्री है या फिर बाइनरी ट्री है, उसको हम लोग हीप बोलेंगे। तो हीप कितना टाइप का होगा, हीप कितना टाइप का होगा, ठीक? तो जानो इसके बारे में एक और चीज देखते हैं, क्या ये कितना टाइप्स का हीप पॉसिबल है। अभी तक बेसिक जाने हम लोग, क्या हीप कैसा दिखता है, तो ऑलमोस्ट कंप्लीट बाइनरी ट्री जैसा रहेगा। ऑलमोस्ट कंप्लीट बाइनरी ट्री क्या है वो जान लिए, कंप्लीट बाइनरी ट्री क्या है वो भी जान लिए। किस तरीके से हम लोग अपने कंप्यूटर सिस्टम में रिप्रेजेंट करते हैं इसको, एरे के फॉर्मेट में, लिंक लिस्ट के फॉर्मेट में, कब करते हैं, कब कौन ज्यादा प्रिफरेबल है। समझ रहे हो बात को? मतलब कि एरे कब करेंगे, ज्यादा बेनिफिट कब एरे से मिलेगा, जब ऑलमोस्ट कंप्लीट या कंप्लीट बाइनरी ट्री रहे तो एरे में करेंगे। अगर मान लो नॉर्मल बाइनरी ट्री है तो वहां पर क्या करेंगे, वहां पर हम लोग लिंक लिस्ट के थ्रू करेंगे। एरे का एक एडवांटेज क्या है कि रेंडम एक्सेस पॉसिबल है, लिंक लिस्ट में रेंडम एक्सेस नहीं पॉसिबल है, लेकिन काफी हद तक स्पेस को सेव कर लेता है, ठीक? इसके लिए हम लोग लिंक लिस्ट यूज करते हैं। अब 2 टाइप का हीप है, हीप 2 टाइप का है, हीप 2 टाइप का है, हीप 2 टाइप्स का है। एक टाइप क्या है? एक टाइप है मीन हीप, इसको कैपिटल में ही लिखते हैं ऐसे। एक है मीन हीप, एक और क्या है? मैक्स हीप। मैक्स हीप है, 2 वैरायटी है, एक है मीन हीप,
एक है मैक्स हीप। दो टाइप्स ऑफ हीप पॉसिबल है, ठीक। मीन हीप किसको बोलते हैं, मैक्स हीप किसको बोलते हैं? सबसे पहला कंडीशन तो जान लो, दोनों का ही पहला कंडीशन जान लो। फर्स्ट कंडीशन क्या है कि हीप बोलने का मतलब क्या है, हीप बोलने का मीनिंग क्या होना चाहिए? हीप किसको बोलेंगे? हीप बोलने का मीनिंग होना चाहिए क्या? ऑलमोस्ट कंप्लीट बाइनरी ट्री या फिर कंप्लीट बाइनरी ट्री होना चाहिए। हीप अगर है, मीन रहे या मैक्स रहे, कैसा भी हीप रहे, हीप अगर है तो ऑलमोस्ट कंप्लीट बाइनरी ट्री होगा या फिर कंप्लीट बाइनरी ट्री होगा। पहला एक कंडीशन है, यहां भी यही कंडीशन है, क्या भाई? ऑलमोस्ट कंप्लीट बाइनरी ट्री होना चाहिए या फिर कंप्लीट बाइनरी ट्री होना चाहिए। एक कंडीशन रहना है, चाहे मीन हीप रहे या मैक्स हीप रहे। अब सेकंड में आते हैं, सेकंड क्या है? सेकंड में क्या है? मीन हीप के बारे में बात कर रहे हैं जब हम लोग। मीन हीप क्या है? मीन हीप कैसा होगा, इसका सेकंड पॉइंट क्या है? रूट वैल्यू लेस देन इक्वल टू चाइल्ड वैल्यू। रूट का जो वैल्यू होगा उसके चाइल्ड के वैल्यू से छोटा होगा। यहां पर रूट के जगह पर हम लोग एक और वर्ड यूज कर सकते हैं, क्या है? पेरेंट। क्योंकि हमेशा तो रूट एक ही को बोलते हैं, बाकी सब नीचे जो जाएगा जिसको पेरेंट के फॉर्म में लेंगे, जो इंटरनल नोट्स बनता है। तो पेरेंट का वैल्यू जो होगा, पेरेंट का जो वैल्यू होगा डेटा का, जो एलिमेंट होगा उसका जो वैल्यू होगा वो अपने चाइल्ड के वैल्यू से या तो छोटा रहेगा या तो इक्वल होगा। एक इसमें रहेगा, मीन हीप में रहेगा। तो मैक्स हीप का क्या पॉइंट है? मैक्स हीप में क्या होगा? तो मैक्स हीप में पेरेंट का जो वैल्यू होगा, पेरेंट का वैल्यू जो होगा जो ग्रेटर देन इक्वल टू चाइल्ड के वैल्यू होगा, चाइल्ड का वैल्यू होगा। किसमें? मैक्स हीप में। पेरेंट वैल्यू क्या है? ग्रेटर देन इक्वल टू चाइल्ड वैल्यू। मतलब क्या कि अगर यहां पर नोट बना रहे हैं तो 5 4 3 2 1, ये मैक्स हीप है क्या? ये मैक्स हीप है क्या? देखो यहां पर क्या है? ऑलमोस्ट कंप्लीट बाइनरी ट्री होना चाहिए या फिर कंप्लीट बाइनरी ट्री रहे। ऑलमोस्ट कंप्लीट है क्या? देखो ऊपर का लेवल हुआ है तभी नीचे आए हैं हम लोग, लेफ्ट में पार्ट में हुआ है तभी राइट में आए हैं, राइट में गैप है, मतलब कि ऑलमोस्ट कंप्लीट बाइनरी ट्री है। मतलब कि पहला कंडीशन ए सेटिस्फाई कर गया, फर्स्ट वाला कंडीशन ए सेटिस्फाई कर गया। सेकेंड कंडीशन क्या है? पेरेंट वैल्यू ग्रेटर देन इक्वल टू चाइल्ड वैल्यू। पेरेंट का वैल्यू हमेशा ही उसके चाइल्ड के वैल्यू से ग्रेटर या इक्वल होना चाहिए। देखो यहां पर क्या है? यहां नोड है 5, इसका चाइल्ड क्या है? 4 और 3। देखो 4 और 3 दोनों से ही बड़ा है 5, सही है। यहां पर भी देखो 4 है, यहां इसका चाइल्ड क्या है? 2 है, एक और चाइल्ड 1 है। 1 और 2 ये दोनों से ही बड़ा है 4, मतलब कि यहां भी कंडीशन सेटिस्फाई कर रहा है, यहां भी कर रहा है। तो जितना भी इंटरनल नोड्स है सब जगह ये कंडीशन हम लोग देख लेंगे। ये कंडीशन हम लोग कहां देख लेंगे? ये जो कंडीशन है कहां पर चेक कर लेंगे? ये कंडीशन कहां चेक करेंगे? एट एवरी इंटरनल नोड्स, सब इंटरनल नोड्स पर हम लोग एक कंडीशन चेक कर लेंगे। यहां पर क्या देखिए, इंटरनल नोड्स कितना है? 5 है और 4 है, 2 ही है। ये दोनों जगह ही एक कंडीशन है जो हम लोग को सही मिला। समझ रहे हो बात को? मतलब क्या, ये दोनों ही सही है। इसको हम बोल सकते हैं कि ये मेरा मैक्स हीप है, इसको हम मैक्स हीप बोल सकते हैं। सेम वैसे ही मीन हीप में देखेंगे, मीन हीप का एग्जांपल लेंगे। कैसे लेंगे एग्जांपल भाई? यहां पर भी ये जो है ये कंडीशन कहां चेक करेंगे? ये कंडीशन कहां फुलफिल होना चाहिए? एट एवरी इंटरनल नोड्स,
सभी इंटरनल नोड्स पर एक कंडीशन फुलफिल होना चाहिए। सभी इंटरनल नोड्स पर, एक पर नहीं, सभी पर जब होगा तभी हम लोग मैक्स हीप या मीन हीप बता सकते हैं उसको। पहला कंडीशन भी सही रहे और दूसरा कंडीशन भी रहे, सभी इंटरनल नोड्स पर होना चाहिए तब। अब एक बनाते हैं यहां पर, मान लो एक हीप बनाते हैं, क्या है 1 2 3 4। ए मीन हीप है क्या, चेक करते हैं। देखो यहां 2 है, यहां 3 है, इससे छोटा वैल्यू यहां पर है, कंडीशन 2 यहां सही है। यहां पर 4 है, इससे छोटा वैल्यू 3 है, कंडीशन 2 यहां भी सही है। ठीक, लेकिन कंडीशन 1 भी तो देखना है ना, कंडीशन 1 भी देखना है ना कि ऑलमोस्ट कंप्लीट है या नहीं है, ये भी चेक करना है। क्या देखिए यहां पर, यहां ऊपर में कंप्लीट हुआ है तब नीचे गया, सही बात है, लेकिन लेफ्ट में इसका चाइल्ड है ही नहीं, राइट में इसका चाइल्ड आ गया, मतलब कि कंडीशन 1 कोई नहीं सेटिस्फाई कर रहा है, मतलब कि ये मीन हीप कभी नहीं हो सकता है। कंडीशन 1 रहेगा, उसके बाद एक काम करना है, कंडीशन 2 को चेक करना है। 1 ही गलत है मतलब ये गलत हो गया, मीन हीप है ही नहीं हो। समझ रहे हो बात को? इसलिए फर्स्ट वाला कंडीशन भी चेक करना इंपॉर्टेंट है। पहला कंडीशन सही होगा तभी दूसरे पर जाएंगे। ऐसा नहीं कि केवल सेकंड वाले को देख लिए, फर्स्ट को देखे ही नहीं। नहीं, फर्स्ट को पहले देखना, उसके बाद सेकंड को देखना है। ठीक, इसका एग्जांपल क्या बना सकते हैं, मान लो ऐसा रहे 2 4 3 6 5 8। अब देखो सही है, गैप क्या है, गैप में राइट मोस्ट है, राइट में गैप है, ऊपर में सब कंप्लीट है, मतलब कि ये ऑलमोस्ट कंप्लीट बाइनरी ट्री है। पहला भी कंडीशन सही हो रहा है, यहाँ पर फर्स्ट कंडीशन भी सही हो गया है, और सेकंड कंडीशन जो है पेरेंट का वैल्यू लेस देन इक्वल टू चाइल्ड का वैल्यू होना चाहिए। देखो यहाँ 3 है, यहाँ 4 है, यहाँ 2 है, ये दोनों से छोटा है। यहाँ पर 6 है और 5 है, यहाँ 4 है, ये दोनों से छोटा है। यहाँ पर 8 है, इसका पेरेंट 3 है, इससे छोटा है, मतलब कि सेकेंड कंडीशन भी सही होना चाहिए। सेकेंड कंडीशन भी सही होना चाहिए, मतलब कंडीशन 1 और कंडीशन 2 दोनों ही सही होना चाहिए, तब जाकर हम लोग बोलेंगे कि मीन हीप है। समझ रहे हो? मीन हीप और मैक्स हीप को समझ गए अच्छे से? यही है मीन हीप और मैक्स हीप। चेक कैसे करेंगे, क्या कंडीशन है दोनों का, यही कंडीशन दोनों का है। एक और चीज जान लो कि जब पेरेंट लेस देन इक्वल टू चाइल्ड वैल्यू हमेशा ही हो रहा है, इसका मतलब क्या बोलना चाहते हैं, इसका मतलब एक और कंक्लूजन दोनों से निकलता है। इस पॉइंट से एक कंक्लूजन क्या निकलता है, क्या मिनिमम वैल्यू एट रूट। मिनिमम वैल्यू कहां होगा, रूट पर होगा, क्योंकि बोल रहा है पेरेंट हमेशा चाइल्ड से छोटा रहे या फिर इक्वल रहे, मतलब कि मिनिमम वैल्यू क्या होगा। देखो इसमें मिनिमम वैल्यू कहां है, देखो 2 4 3 6 5 8, मिनिमम क्या है 2 है, इसमें तो था ही नहीं है, मीन हीप ही नहीं था, इसको काउंट ही नहीं करेंगे। मिनिमम वैल्यू जो है, मिनिमम वैल्यू हमेशा ही कहां होना चाहिए, रूट पर होगा मीन हीप में। वैसे ही मैक्स हीप में क्या है, इसका मतलब क्या है, इसका कंक्लूजन क्या है सेकेंड वाले पॉइंट का, सेकेंड वाले का मतलब है मैक्स वैल्यू एट रूट। मैक्सिमम वैल्यू है जो रूट पर होना चाहिए। चेक करेंगे यहाँ क्या है, 5 है, 4 3 2 1, मैक्सिमम 5 है, देखो रूट पर है। समझ रहे हो बात को? क्यों यहां पर क्यों हुआ ऐसा, क्योंकि पेरेंट वैल्यू ग्रेटर देन इक्वल टू चाइल्ड वैल्यू, मतलब ये दोनों चाइल्ड से ग्रेटर इसका पेरेंट होगा, ये दोनों चाइल्ड से ग्रेटर इसका ये पेरेंट होगा, तो सबसे ऊपर में सबसे बड़ा होगा ना, छोटा कहां होगा, छोटा वैल्यू कहां होगा, रूट में होगा, नीचे में लीफ में होगा कहीं पर। मतलब क्या, मैक्स वैल्यू एट रूट और मीन वैल्यू एट लीफ लेवल। लीफ लेवल पर होगा, कौन से लीफ पर होगा पता नहीं, लेकिन लीफ में ही होगा। मिनिमम वैल्यू लीफ में ही कहीं ना कहीं होगा, कौन से लीफ में ये नहीं पता है, लेकिन मैक्सिमम वैल्यू
पक्का श्योर शॉट है कि रूट में ही होना है, 100% एश्योरिटी है। मिनिमम के बारे में बात नहीं करेंगे, मिनिमम लीफ में कहीं भी हो सकता है। तो मैक्स हीप है, इसका इंपॉर्टेंस यही है कि हमको मैक्सिमम वैल्यू देगा ये। मिनिमम वैल्यू के लिए इसको नहीं कर रहे हैं, मिनिमम वैल्यू के लिए मीन हीप करेंगे। क्या भाई कि मिनिमम वैल्यू रूट पर होगा। अब इसमें मैक्सिमम वैल्यू कहां होगा, मैक्स वैल्यू कहां होगा, मैक्स वैल्यू कहां होगा, लीफ पर होगा कहीं भी। मैक्सिमम वैल्यू लीफ पर होगा, मैक्सिमम वैल्यू कहीं भी लीफ पर हो सकता है, यहां हो, ये देखो यहां पर इसका मैक्सिमम कहां है, यहां पर है, फिक्स नहीं है, यहां ही हो सकता है, कहीं भी हो सकता है। समझ रहे हो बात को, कहीं भी लीफ में हो सकता है। लेकिन मिनिमम मीन हीप अगर है तो मिनिमम वैल्यू हमेशा ही रूट पर होगा, मैक्सिमम कहीं भी होगा। तो मीन हीप हम लोग जो बनाए हैं, मीन हीप का जो मकसद है हम लोग का, वो मिनिमम वैल्यू के लिए ही है। मैक्स हीप जो हम लोग बनाना चाह रहे हैं, मैक्स हीप को हम लोग का इंपॉर्टेंस है मैक्स वैल्यू के लिए ही इंपॉर्टेंस है। जब मैक्स वैल्यू चाहिए होगा तो मैक्स हीप बनाएंगे, मीन वैल्यू चाहिए होगा तो मीन हीप बनाएंगे। समझ रहे हो बात को। इसका सिग्निफिकेंस क्या है, क्यों कैसा कर रहे हैं, इसलिए ऐसा कर रहे हैं कि मीन हीप में मिनिमम वैल्यू मिलता है ना, मिनिमम वैल्यू मिलता है ना मीन हीप में, हम लोग कॉस्ट को मिनिमाइज करते हैं। कॉस्ट मिनिमम होना चाहिए, हम लोग चाहते हैं ना कोई भी काम करें उसका कॉस्ट मिनिमम हो। मिनिमम कॉस्ट के लिए हम लोग मीन हीप यूज करेंगे, और साथ में मिनिमम कॉस्ट के साथ में एक और चीज क्या चाहते हैं हम लोग एक और चीज क्या चाहते हैं, हम लोग को मैक्सिमम आउटपुट मिले, जो आउटपुट मिले वो मैक्सिमम मिले। तो मैक्सिमम आउटपुट के लिए हम लोग यूज करते हैं क्या, मैक्स हीप को यूज करते हैं। समझ गए, दोनों का यूज कहां है। मीन हीप के बारे में भी जाने गए, मैक्स हीप के बारे में जाने गए। मीन हीप कहां यूज होगा, क्यों यूज होता है, कॉस्ट को मिनिमाइज करने के लिए, कॉस्ट को मिनिमाइज करने के लिए होता है। मीन हीप है जो कॉस्ट को मिनिमाइज करने के लिए होता है, और मैक्स हीप है जो आउटपुट को मैक्सिमाइज करने के लिए होता है। यही इसका सिग्निफिकेंस है, यूज है। इसके नेक्स्ट में हम लोग क्या देखेंगे, हम लोग हीप देखिए दो तरह का होता है, मीन हीप और मैक्स हीप। इसको हीप बोलेंगे, इसको ये भी बोल सकते हैं, मीन हीप है ना, मीन हीप ट्री बोल सकते हैं। ट्री का स्ट्रक्चर में था, ट्री का स्ट्रक्चर है, देखो ट्री का स्ट्रक्चर है, तो मीन हीप ट्री भी बोल सकते हैं। इसको मैक्स हीप है तो मैक्स हीप ट्री भी बोल सकते हैं। ठीक, नाम में ऐसा नहीं कुछ है, बस समझ लो इसको। अब देखो जहां तक बात है, इसके बाद में अब मिनिमम एलिमेंट चाहिए, तो मिनिमम एलिमेंट कैसे चाहिए होगा, मिनिमम एलिमेंट कैसे मिलेगा हम लोग को, मिनिमम मिलेगा रूट से। तो पहला मिनिमम कैसे मिलेगा, यहां से मिल गया पहला मिनिमम, फर्स्ट मिनिमम का अगर बात कर रहे हैं हम लोग को यहां से मिल गया। तो अगर देखते हैं कि फर्स्ट मिनिमम के लिए कितना कंपेयर करना पड़ रहा है, एक भी कंपेरिजन नहीं, पहला मिनिमम डायरेक्टली यहां से मिल रहा है। तो फर्स्ट मिनिमम के लिए ये मिनिमम वैल्यूअर लिखते हैं, मिनिमम एक मिनिमम के लिए कितना कंपेरिजन कर रहा है, यहां पर कंपेरिजन लिखते हैं, कंपेरिजन लिखते हैं, कितना कंपेरिजन है, मिनिमम 1 चाहिए, एक मिनिमम चाहिए, सीधा रूट से ले लेंगे, मतलब कि 0 कंपेरिजन चाहिए। अगर सेकेंड मिनिमम चाहिए, ये क्या है 1, मतलब कि फर्स्ट है। यहां पर अगर सेकेंड मिनिमम चाहिए तो कितना कंपेरिजन करेंगे, एक तो ले लिए हैं, अब ये दोनों में से कोई मिनिमम होगा, ये दोनों में से मिनिमम होगा, ये दोनों को एक बार कंपेयर करेंगे, एक कंपेरिजन करेंगे, सेकेंड मिनिमम एक कंपेरिजन में मिला है। समझ रहे हो बात को, मिनिमम फाइंड आउट करने के लिए कर रहे हैं कि फर्स्ट मिनिमम के लिए रूट में है, पक्का पता है, श्योर शॉट हम लोग हैं, तो रूट वाले को फर्स्ट मिनिमम ले लिए। यहाँ कंपेयर करना पड़ा क्या, नहीं करना पड़ा है, डायरेक्टली इसको यहाँ लेकर चले जाए। तो एक हम लोग को बिना कंपेरिजन का फर्स्ट मिनिमम मिल गया है। सेकेंड मिनिमम के लिए ये दोनों ही फाइट कर रहा है, ये भी और ये भी फाइट कर रहा है। कौन होगा, जीतेगा कौन, ये दोनों कंपेयर करेंगे,
तभी पता चलेगा। तो एक कंपेरिजन करना पड़ा, एक कंपेयर करना पड़ा। फिर वैसे ही थर्ड मिनिमम अगर देखेंगे हम लोग तो क्या होगा, मान लो सेकेंड मिनिमम में इसको हम लोग ले लिए, ये रिमूव हो गया है। अब कौन बचा है, थर्ड मिनिमम कौन होगा, मान लेते हैं इसको लिए हैं, तब उस केस में या तो ए होगा मिनिमम, या तो इसका चाइल्ड होगा, या तो इसका चाइल्ड होगा। तीन एलिमेंट है, देखो ए एलिमेंट है, ए एलिमेंट है, ए एलिमेंट है। तीन एलिमेंट में से मिनिमम फाइंड आउट करना है। तीन एलिमेंट है, दो कंपेरिजन में मिनिमम फाइंड आउट कर लेंगे। मान लो ये दोनों को पहले, इसको और इसको पहले कंपेयर किए, ये दोनों में जो मिनिमम है मिल गया हम लोग को, उस मिनिमम को इससे कंपेयर कर लेंगे, मिनिमम मिल जाएगा, मतलब कि दो कंपेरिजन में मिल जाएगा आंसर। मतलब कि थर्ड मिनिमम के लिए टू कंपेरिजन चाहिए। सो सेम वैसे ही फोर्थ मिनिमम के लिए कितना चाहिए होगा, थ्री कंपेरिजन चाहिए होगा। फिफ्थ के लिए कितना चाहिए होगा, फोर कंपेरिजन चाहिए होगा। समझ रहे हो। सिक्स के लिए कितना चाहिए होगा, फाइव, एक कम। फर्स्ट है तो जीरो, सेकेंड मिनिमम के लिए एक, थर्ड मिनिमम के लिए दो, फोर्थ के लिए तीन, फिफ्थ के लिए चार, सिक्स के लिए पांच, ऐसे ही चलेगा। तो अगर बोलेंगे, अगर ऐसा क्वेश्चन में बोल दिया जाए नंबर ऑफ कंपेरिजन फॉर फर्स्ट 10 मिनिमम, फर्स्ट 10 मिनिमम के लिए नंबर ऑफ कंपेरिजन कितना लगेगा, ये समझो मैक्स हीप से नहीं ले रहे हैं हम लोग। 10 मिनिमम फ्रॉम मीन हीप यहां लिख लेते हैं, चलो मीन हीप। तो कहीं ऐसा नहीं हो मैक्स हीप के साइड में लिए, मैक्स हीप से देख रहे हो, नहीं, ये मीन हीप का बात कर रहे हैं। ये जो कंपेरिजन आया है मीन हीप से आया है, याद है ना, यार मीन हीप है ना, ये मीन हीप से आया है, ये कंपेरिजन मीन हीप से आया है मिनिमम के लिए। मिनिमम के लिए हमेशा ही मीन हीप यूज करेंगे, याद रखना। मीन हीप हमेशा ही यूज करेंगे मिनिमम के लिए, मैक्स हीप मैक्सिमम के लिए यूज करेंगे। ठीक, अब यहां देखो नंबर ऑफ कंपेरिजन फॉर फर्स्ट 10 मिनिमम फ्रॉम मीन हीप कितना होगा भाई। तो पहला मिनिमम के लिए जीरो कंपेरिजन प्लस 1 प्लस 2 कहां तक जाएगा, 9 तक जाएगा। मतलब कि सम ऑफ n नेचुरल नंबर बोल सकते हैं इसको, जीरो से लेकर ही जा रहा है, जीरो से लेकर 9 तक पहुंचा है, ये सम ऑफ 10 होगा। 10th मिनिमम के लिए 9 होगा, क्या यहां पर देखो, सेकेंड के लिए 1 है, थर्ड के लिए 2 है, फोर्थ के लिए इतना है। इसका सम क्या हो रहा है, 5 मिनिमम अगर बोलते हैं कितना सम हो रहा है, 4 प्लस 3 7, 8 9 1 10। मतलब क्या हो गया, 4 इंटू 5 डिवाइडेड बाई 2, यही हो गया ना। 4 यहां पर है, अगर फिफ्थ मिनिमम चाहिए हम लोग को, फिफ्थ मिनिमम अगर चाहिए तो क्या किए, 5 इंटू -1, मतलब कि 4 इंटू 5 डिवाइडेड बाई 2, यही फाइंड आउट कर लिए ना। इसका वैल्यू क्या आ जाएगा, इसका वैल्यू 10 आ जाएगा। सेम वैसे ही हम लोग को फिफ्थ मिनिमम चाहिए, तो 4 इंटू 5 बाई 2 किए हैं, तो हम लोग को 10 मिनिमम चाहिए, तो कितना हो जाएगा, 9 इंटू 10 डिवाइडेड बाई 2 इक्वल टू कितना हो गया, ये 5 टाइम्स कट गया, 9 इंटू 5 45 कंपेरिजन हम लोग को करना होगा फर्स्ट 10 मिनिमम को फाइंड आउट करने के लिए। फर्स्ट 10 मिनिमम को फाइंड आउट करने के लिए मीन हीप से अगर लेंगे तब हम लोग को 45 कंपेरिजन करना होगा। सेम मैक्स वैल्यू अगर लेंगे तो मैक्स हीप से करेंगे, कितना कंपेरिजन होगा, 10 मैक्सिमम के लिए पैटर्न सेम रहेगा ना, जैसा मीन हीप है वैसा ही मैक्स हीप है। मीन हीप में मिनिमम मिलता है, मैक्स हीप में मैक्सिमम मिलता है। अगर फर्स्ट मैक्सिमम चाहिए 0 कंपेरिजन, सेकंड मैक्सिमम चाहिए 1 कंपेरिजन, कहां से, मैक्स हीप से। थर्ड मैक्सिमम चाहिए 2 कंपेरिजन, फोर्थ मैक्सिमम 3 कंपेरिजन, ऐसे ही करते जाएंगे। 10th मैक्स चाहिए 9 कंपेरिजन, वही चीज यहां पर ऐड करेंगे। समझ रहे हो बात को। इसको अच्छे से एक बार देख लो, ऐसा क्वेश्चन आ सकता है। ठीक,
तो अब नेक्स्ट क्लास में हम लोग क्या देखेंगे, अब नेक्स्ट क्लास में हम लोग देखेंगे कि ये तो जान लिए हीप कैसा है भाई, एक मीन हीप होता है, मिन हीप ट्री है, मैक्स हीप ट्री है, एक ट्री का फॉर्मेट में हीप होता है, होता क्या है, ऑलमोस्ट कंप्लीट बाइनरी ट्री या कंप्लीट बाइनरी ट्री होता है। मीन हीप में पेरेंट वैल्यू लेस देन इक्वल टू चाइल्ड वैल्यू होगा, मैक्स में वैसा ही जो बताए हैं सब, ठीक। इसके बाद क्या करेंगे, इसके बाद हम लोग हीप ट्री है ना, हम लोग डेटा अगर मान लो पहले से एक हीप है उसमें एक नया डेटा को ऐड करना है, तो ऐड कैसे करेंगे, जैसे एरे में ऐड करते थे ना वैसे यहां पर कैसे ऐड करेंगे, तो डिलीट कैसे करेंगे। फिर नेक्स्ट क्लास में हम लोग देखेंगे क्या, इंसर्शन। नेक्स्ट क्लास में हम लोग इंसर्शन ऑफ एलिमेंट इन हीप, उसके बाद देखेंगे डिलीशन ऑफ एलिमेंट। इंसर्शन और डिलीशन जो हीप में होगा जो हम लोग नेक्स्ट क्लास में देखेंगे। अभी तक जितना भी बताया है हर एक थ्योरी को रिवाइज कर लो, अच्छे से रिवाइज करो, ताकि नेक्स्ट जो क्लास होगा इंसर्शन और डिलीशन वहां पर एक भी डाउट नहीं होना चाहिए पिछले क्लास के बारे में। बहुत जरूरी है और इंपॉर्टेंट है, और जान लो इससे क्वेश्चन आएगा ही आएगा, 100% आएगा, इससे 100% क्वेश्चन आना ही आना है। तो इसीलिए इसको पढ़ो अच्छे से, और नेक्स्ट में देखते हैं हम लोग